हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जो कि बीपीएससी 104 है, इसके जून 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और हम सारे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, हाउ हैज इट चेंज्ड ओवर टाइम। ये दिसंबर 24 के फर्स्ट क्वेश्चन है। इवोल्यूशन इन पार्टी सिस्टम मैंने बता रखा है, आप वो देख लेना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दिसंबर 24 के। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वो देख लेना। और ये क्वेश्चन वगैरह बहुत इजी है आया है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कुछ भी। कोई अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो उनको पता होगा कि मैंने ये वगैरह कितनी बार बता चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर पे भी अच्छे से बताया है और वन शॉट वीडियो पे भी अच्छे से बताया है। तो आप मैंने एक वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, तो उसमें मैंने होल बुक कंप्लीट किया है, तो वो देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन आपको अगर डिफ़िकल्ट भी लग रही है देख के तो बहुत ईजी हो जाएगा। इतना तो डिफ़िकल्ट है नहीं ये। तो थर्ड क्वेश्चन है, जेंडर हैज़ बिन बिकम ए मेजर इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स, कमेंट। ये मैंने दिसंबर 24 पे भी बताया था। जेंडर बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को, वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे इसके लिए बहुत पार्टी वगैरह कैंपेनिंग वगैरह शुरू किए थे, जैसे बीजेपी हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। ये कैंपेनिंग किया था ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके वोमेन वोटर। और पॉलिटिक्स के लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है वोमेन लोगों को। 72 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट पे ये है, 1992 पे ये दिया गया है वोमेन लोगों को 33% रिजर्वेशन फॉर वोमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट पे भी दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज पे भी दिया गया है, ताकि वोमेन रिप्रेजेंटेशन को आगे ला सके, पॉलिटिक्स पे उनका रिप्रेजेंट हो सके। मतलब ये वगैरह क्यों किया जाता है, उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वगैरह कैंपेनिंग क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया पे कास्ट सिस्टम वगैरह, बर्न सिस्टम वगैरह चल रहा था, जिसमें वुमेन लोगों को सरप्रेस्ड किया जाता था। उनको ना एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, उनको ना कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता था। खास करके जो दलित कम्युनिटी के वुमेन वगैरह होते हैं, शूद्र कम्युनिटी के वुमेन वगैरह होते हैं, उनके साथ और ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव किया जाता था। तो इसके लिए अंबेडकर जी ने एक हिंदू कोड बिल लाया था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। मतलब एक असेंबली चला था, वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उसमें था कि वुमेन लोगों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, वुमेन लोगों को कैसे प्रॉपर्टी राइट दिया जाए, वुमेन लोगों को कैसे मैटरनिटी लीव दिया जाए, वुमेन लोगों को कैसे वोटिंग राइट दिया जाए, कैसे जो पोलीगमी चल रहा था उसको रोका जाए और मोनोगमी को लाया जाए। ये सब कुछ उसमें था, जिसमें कि वुमेन को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। और जब ये अंबेडकर जी ने ये कोड बिल लाया तब पेट्रियार्की सोसाइटी चल रहा था, इसीलिए ये जब आया हिंदू कोड बिल वुमेन लोगों के राइट्स के लिए, तो इसको डिसमिस कर दिया गया। बहुत लोग इसके अगेंस्ट गए, बहुत ज़्यादा जगह पर इसके लिए दंगे वगैरह शुरू हो गए थे, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया गया। बट हमारे जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे तब उसको इन्होंने डिवाइड करते करते, मतलब एक टाइम पे प्रॉपर्टी राइट्स दे दिया, फिर दूसरे टाइम पे वोटिंग राइट दे दिया, ऐसे करके उन्होंने इसको लागू किया था। तो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे शुरू से ही जेंडर एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू चल रहा है। इसीलिए आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा ही पता चलेगा। जैसे आजकल डाइवोर्स राइट, एलिमनी राइट के ऊपर ज़्यादा इशू वगैरह चल रहा है, सही जेंडर इशू हमारे पॉलिटिक्स पे कंटिन्यू है। फिर है क्वेश्चन 4A, बोडो एकॉर्ड्स। मैंने ये बोडो मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट, उल्फा, ये सब कुछ मैंने बता रखा है, तो आप वन शॉट देख लेना ताकि आपको ये इजी हो जाए। और अब चलते हैं 4A बोडो एकॉर्ड्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोडो एकॉर्ड्स था क्या? एकॉर्ड्स मतलब एग्रीमेंट, तो बोडो एग्रीमेंट था क्या? ये एक पीस डील था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट और उनके वहाँ पे जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड था, उन लोगों के बीच में एक पीस डील साइन हुआ था 2020 पे, जनवरी 2020। और इसका गोल ये था कि ब्रिंग कर सके पीस और डेवलपमेंट इन बोडो कम्युनिटी इन आसाम।
मतलब जब बोडोलैंड पे, आसाम पे इंसर्जेंसी वगैरह बढ़ गए, फिर उसके बाद वायलेंस वगैरह, उल्फा वगैरह ये सब कुछ जब हुआ, तब ना वहाँ पे बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पीस डील साइन किया था। और मैंने उल्फा जो बोला, इंसर्जेंसी, ये सब कुछ क्या है, इसीलिए आपको तो पूरे वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का आता है। तो सिर्फ बोडो एकर्स लिख दोगे तो मार्क आने से रहा। आप वन शॉट वीडियो देख लेना। और इसमें कुछ की पॉइंट्स वगैरह भी थे, जैसे कि बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन BTR, इसने एक एग्रीमेंट प्रपोज किया था, जिसमें ये था कि वो चेंजेस करना चाहते हैं बोडोलैंड टेरेस्ट्रियल रीजन का बाउंड्री और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। फिर बोडो काचरी वेलफेयर काउंसलिंग वगैरह भी हुआ था, जो कि एक न्यू काउंसलिंग था, और ये भी चाहता था कि बोडो कम्युनिटी वगैरह का कैसे डेवलपमेंट हो, उनका कैसा वेलफेयर हो सके। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह भी इसमें था कि गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस किया था, फंड दिलवाएगा, अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराएगा बोडो कम्युनिटी का। फिर रिहैबिलिटेशन का भी प्लान वगैरह था। इसमें ये बेनिफिट मिल रहा था बोडो कम्युनिटी को कि पीस और स्टेबिलिटी उनके यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि डिकेड्स से ही उनके वहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह चल रहा था। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले से ही वहाँ पे शुरू हो गया था कि हमें हमारा दूसरा कम्युनिटी चाहिए, हमारा दूसरा स्टेट चाहिए, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है। इसीलिए वहाँ पे डिकेड से ही फाइट चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने लड़ा था इसके लिए, और इंसर्जेंसी ग्रुप वगैरह तब से ही शुरू हो गया था। इसीलिए ये एग्रीमेंट जब हुआ तो इसका ये बेनिफिट हो गया कि वहाँ पे एक पीस आया, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आया, उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बोडो कम्युनिटी को फंड्स मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रांग हुए, उनके पास एक ग्रेटर ऑटोनॉमी आया, जो कि खुद का काम, खुद का गवर्नेंस खुद ही मैनेज कर पाए। फिर 4B क्वालिटेशन पॉलिटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिटेशन पॉलिटिक्स होता क्या है? इसका मतलब है गठबंधन। डिफरेंट पार्टीज वगैरह जब एक साथ आके एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटेशन। मतलब एक पार्टी अगर मेजोरिटी से नहीं जीता, उसके पास इतना सीट नहीं है कि वो जीत पाए, इसीलिए वो दूसरे पार्टी के साथ एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं क्वालिटेशन पॉलिटिक्स। और जब 1969 मतलब 1950 से लेके 1960 तक गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे कांग्रेस था, जो कि पॉलिटिकली बहुत ही मेजर रोल निभा रही थी। नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, ये लोग एक सिग्निफिकेंट रोल निभा रहे थे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। पर उसके बाद ये क्वालिटेशन गवर्नमेंट शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा कम गया। मतलब उस टाइम सिर्फ वन पार्टी सिस्टम चल रही थी, जो था कांग्रेस। उसके बाद आया 2 पार्टी सिस्टम या बाइपोलर सिस्टम। उसमें ये क्वालिटेशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था बहुत ज़्यादा स्टेट वगैरह पे और सेंट्रल लेवल पे भी। फिर 1989 के बाद मतलब तब शुरू हो गए थे मल्टी पार्टी सिस्टम वगैरह। तब से लेके आज तक ये चल ही रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, क्वालिटेशन पॉलिटिक्स वगैरह। बहुत सारी पार्टीज वगैरह अलायंस हो रही है, इलेक्शन के पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। 1996 पे नॉन बीजेपी पार्टीज ने क्वालिटेशन होके गवर्नमेंट फॉर्म किया था। फिर 1999 पे NDA, वो भी बीजेपी के साथ मिलकर एक क्वालिटेशन गवर्नमेंट फॉर्म किया था। फिर UPA, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया था, और तब हमारे PM थे मनमोहन सिंह जी। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे गवर्नमेंट पे, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स पे? मतलब क्वालिटेशन पॉलिटिक्स ऐड कर रही थी कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब अगर दूसरे पार्टीज वगैरह हुए, वो लोग एक साथ होके काम करेंगे, तो उनका डाइवर्स ओपिनियन रहेगा, उनका डाइवर्स थिंकिंग रहेगा, और ये नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स पे भी एक बिग रोल निभाती है, उनको शेप करने में। फिर स्टेट लेवल पे भी बहुत सारा अलायंस वगैरह हुआ था, क्वालिटेशन गवर्नमेंट चली थी, जैसे कि आसाम पे, बिहार पे, MP पे, नागालैंड पे और सिक्किम पे। फिर है नंबर 5, डिस्कस द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड इन इंडिया, गिव एग्जाम्पल्स। सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट वगैरह हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर, कस्टम, रिलीजन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट देखते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे कैसे हुआ था, कौन कौन स्टेट मूवमेंट किए थे। 1950 और 1960 के बीच में ये सब कुछ हुआ था। फर्स्ट हुआ था आंध्र प्रदेश पे। मतलब आंध्र प्रदेश लोग चाह रहे थे कि तेलुगु स्पीकिंग पीपुल का एक दूसरा स्टेट हो, और वो लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह भी किए थे। पोटी श्रीनिवासलू आंध्र प्रदेश को क्रिएट करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे।
और फिर 1953 पे आंध्र प्रदेश एक दूसरा स्टेट हो गया था। फिर पंजाब पे भी हुआ था, पंजाबी लोग भी चाह रहे थे कि उनका एक अलग स्टेट हो। उसमें लीड किए थे तारा सिंह जी ने और संत फतेह जी ने। और 1966 में पंजाब एक दूसरा स्टेट हो गया, हरियाणा दूसरा स्टेट हो गया और हिमाचल प्रदेश भी एक दूसरा स्टेट हो गया। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे भी ये स्टेटहुड मूवमेंट वगैरह चला था, जैसे कि हिल स्टेटहुड मूवमेंट। वहाँ पे खासी, जयंतिया, गारो ये एक कम्युनिटी थे जो कि चाह रहे थे अलग ऑटोनॉमी हो, उनका एक सेपरेट स्टेट हो। इसीलिए उनका भी लीड किए थे विलियम संगमा जी ने और लिंगदो जी ने, और उन्होंने भी सेपरेट किया था मेघालय को 1972 पे आसाम से। फिर नागालैंड पे भी ये हुआ था, नागालैंड भी सेपरेट हुआ था 1963 पे। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये वगैरह भी अलग हो गए थे। और पूर्वांचल प्रदेश ये लोग बनाना चाहते थे, ये सेपरेट नहीं हुआ था। बोडोलैंड मूवमेंट बोडो कम्युनिटी का ये भी नहीं हुआ था, कार्बी एलोंग वालों का भी नहीं हुआ था। इनको सिर्फ एक्स्ट्रा फंड दिया गया था, उनका क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ये सब कुछ देखा गया था, एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था और बेसिक नीड जो चाहिए था वो सब कुछ दिया गया था। और फिर उत्तराखंड और उत्तरांचल ये हो गया था सेपरेट, ये सेपरेट हुआ था 2000 पे। फिर लीड किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने, वो एक लॉयर थे और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। डीडी पंत जी ने भी, वो एक फॉर्मर वाइस चांसलर थे क्यूमन यूनिवर्सिटी के और एक चेयरमैन थे उत्तराखंड क्रांति दल के। यूपी पे भी डिमांड हुआ था बट ये सेपरेट नहीं हुआ, मतलब वो चाहते थे कि साउथ पार्ट, नॉर्थ पार्ट, सेंट्रल पार्ट सब कुछ अलग हो जाए यूपी का और एक दूसरा स्टेट हो, ये नहीं हुआ था। फिर तेलंगाना हो गया था। फिर है क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द मेजर कॉजेस ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप उसमें देख लेना, मैंने बता रखा है बहुत डिटेल्सली। और सेपरेट स्टेटहुड वगैरह ये भी मैंने वन शॉट वीडियो पे बहुत डिटेल्सली बता रखा है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन 7, डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये लोग करते क्या हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कास्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनका क्या इशू चल रहा है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करे, कैसे वो आगे लाए उनको, ये सब कुछ ये लोग काम करते हैं। जैसे कि कास्ट एसोसिएशन हो गया, कास्ट एसोसिएशन करता क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कास्ट का इशू वगैरह को रेज करता है, कास्ट कैसे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आगे आए। कास्ट फेडरेशन वगैरह हो गया, कास्ट फेडरेशन वगैरह ये होते हैं कि ये अलायंस करते हैं कास्ट एसोसिएशन को, मतलब बहुत सारे कास्ट वर्क टुगेदर होंगे, एक साथ आएंगे और उनका क्या इंटरेस्ट है उसको परस्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उनका नीड को पूरा करेंगे। फिर रोल ऑफ कास्ट एसोसिएशन वगैरह, ये लोग डेमोक्रेटिक रोल प्ले करते हैं और एम्पायर करते हैं कास्ट वगैरह को और उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनका क्या आर्टिकुलेट इंटरेस्ट वगैरह है इसको शो कराते हैं। तो बेसिकली इसमें ये था कि ये जो कास्ट एसोसिएशन वगैरह, कास्ट फेडरेशन वगैरह, ये लोग जो कास्ट सिस्टम जब चल रहा था, इनजस्टिस हुआ था जिन लोगों के साथ, बैकवर्ड क्लास, मार्जिनल कास्ट, वुमेन वगैरह, तो इन लोगों के लिए ये लोग काम करते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या नीड है, ये सब कुछ वो देखते हैं, पूरा करते हैं और वो लोग कैसे आगे आए ये लोग ये चाहते हैं। फिर है क्वेश्चन 8A, रीजनल पार्टी एंड 8B, अकाली दल। तो रीजनल पार्टी मतलब होता है स्टेट पार्टी। तो हमारे इंडिया पे स्टेट पार्टी वगैरह क्या क्या थे, जो कि समाजवादी पार्टी था एक, जो रिप्रेजेंट कर रहा था मार्जिनल सोसाइटी कम्युनिटी को, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह को, और ये स्टेट पार्टी था यूपी का। फिर राष्ट्रीय जनता दल भी था, आरजेडी, जो भी एक स्टेट पार्टी था बिहार का, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा था बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनल कम्युनिटी वगैरह को, वो लोग कैसे आगे आए, कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, सब कुछ ये लोग चाहते थे। फिर द्राविड़ मुनेत्र कजगम, डीएमके, ये भी स्टेट पार्टी था जो था तमिलनाडु, और ये एक डोमिनेंट पार्टी था, मतलब तमिलनाडु पे डीएमके पार्टी बहुत ज़्यादा चल रही थी। डीएमके पार्टी आया, उसके बाद डीएमके पार्टी का और एक आया था पार्टी जो था ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कजगम, AIADMK, मतलब सिर्फ ऑल इंडिया अन्ना लग गया और डीएमके का एक दूसरा पार्टी हो गया, जो भी एक डोमिनेंट पार्टी था तमिलनाडु पे। फिर आंध्र प्रदेश पे भी एक पार्टी एक्टिव हुआ जो कि फार्मिंग कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा था, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तेलुगु देशम पार्टी, ये भी एक स्टेट पार्टी था।
1985 पे आसाम पे आया। आसाम लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। आसाम लोगों की कल्चर, आइडेंटिटी, परफॉर्म, लैंग्वेज, ये सब कुछ वो रिप्रेजेंट कर रहा था। वो था आसाम गण परिषद AGP। फिर 2012 पे आया आम आदमी पार्टी, आप, जो कि एक स्टेट पार्टी थी, दिल्ली पे थी और ये दिल्ली पॉलिटिक्स पे मेजर रोल निभाती है। उसके बाद आया स्टेट रीजनल पार्टी वगैरह, शिरोमणि अकाली दल, जो था पंजाब पे, मतलब सिख पीपुल का लैंग्वेज हो गया, सिख पीपुल का इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता था। फिर और एक स्टेट पार्टी आया शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र पे था और ये मराठी पीपुल के इंटरेस्ट को, मराठी पीपुल कैसे आगे आए, ये सब कुछ देख रहा था। तो ये था हमारा स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। और 8B भी हम इस पे ही करा देते हैं। शिरोमणि अकाली दल के बारे में लिखने के लिए बोला गया है। मतलब पंजाब पे हुआ था ये पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, और ये लोग ना पंजाब को एक डिफरेंट स्टेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं, सिख पीपुल का लैंग्वेज, सिख पीपुल का कल्चर, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो चाहते थे कि उनका एक सेपरेट स्टेट हो। इसके लिए उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट किया था। मतलब उनका स्टेट कैसे अलग हो, उनका कैसे खुद का ऑटोनॉमी खुद के पास आए, वो कैसे खुद का एक गवर्नमेंट करे। और पंजाब सेपरेट भी हो गया था 1966 पे, एक सेपरेट स्टेट हुआ था। और इन लोगों ने जो करप्ट महंत वगैरह उनके गुरुद्वारे पे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारा मूवमेंट किया था। इंडिपेंडेंस से पहले ही इन लोगों लड़ रहे थे ब्रिटिश लोगों के साथ, फिर महंत लोगों के साथ लड़े और 1925 पे एक ग्रिप पकड़ा था कि नहीं, हमें हमारा गुरुद्वारा को एक होली प्लेस बनाना है, हमें हमारा अमृतसर को एक होली सिटी बनाना है। तो इसके लिए उन लोगों ने काम भी किया था और सिख पीपुल के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब जून 24 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि मैं जो दूसरे वीडियो ला रही हूँ, आंसर वीडियो हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो, वो आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। तो आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो हो गया या जो होल बुक कंप्लीट कर रही हूँ एक वन शॉट पे, वो आप देख पाओ। और जेन्युइनली मैं कह रही हूँ कि वन शॉट वीडियो देख लो, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। मैं अपने खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ देख लो, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।